हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस पर। आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो आइए देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द बीटी जीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म कोल्ड। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे बीटी जीन को इस जीव से अलग किया जाता है। किस जीव से अलग किया जाता है? तो ऑप्शन जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ई कोलाई, सेकेंड ऑप्शन है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस, थर्ड ऑप्शन है ब्रासिका नेपस, फोर्थ ऑप्शन जो है लैक्टोबैसिलस। तो आइए देखते हैं हम लोग कि इसमें जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है द बीटी जीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरेंजिसिस, है ना। तो जो एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस थ्यूरेंजिएसिस, जिसके द्वारा इसको आइसोलेटेड यानी अलग किया जाता है ना। तो द बीटी जीन इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरियम बेसिलस थ्यूरेंजिएसिस। दिस बैक्टीरियम इज़ कॉमनली फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है और डेड इंसेक्ट्स में भी पाया जाता है तथा डस्ट में भी पाया जाता है ना। तो आगे देखते हैं, दिस जीन्स आर यूज्ड इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2 बेसिलस थ्यूरेंजिएसिस, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है, क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्व्स बिकॉज। यानी ये जो क्वेश्चन है हमसे पूछ रहा है, कुछ बैक्टीरिया द्वारा उत्पादित बीटी टॉक्सिन के क्रिस्टल बैक्टीरिया को स्वयं नहीं मारते क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन इज बैक्टीरिया आर रेजिस्टेंस टू टॉक्सिन, सेकेंड टॉक्सिन इज इमेच्योर यानी टॉक्सिन अपरिपक्व होता है, टॉक्सिन इज इनएक्टिव यानी टॉक्सिन निष्क्रिय होता है, फोर्थ बैक्टीरिया इनक्लोजेस टॉक्सिन इन अ स्पेशल सेक यानी चौथा जो ऑप्शन है बैक्टीरिया टॉक्सिन को एक विशेष थैली में बंद कर देता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन थर्ड, टॉक्सिन इज इनएक्टिव, है ना। तो क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ बिकॉज द टॉक्सिन इज इनएक्टिव विद इन द बैक्टीरिया, है ना। विद इन द बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव होता है। इट ओनली बिकम्स एक्टिव व्हेन इंजेस्टेड बाय टारगेट इंसेक्ट्स ओनली ड्यू टू द डिफरेंट पीएच कंडीशन इन देयर गट। चलिए तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, टॉक्सिन जो है ये निष्क्रिय रहता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टॉक्सिन इज इनएक्टिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की तकनीक निम्नलिखित में लागू होती है ना। द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, सेकेंड जेनेटिक डाइवर्सिटी, फोर फोरेंसिक साइंस, फोर
ऑल ऑफ दीज। तो ये जो होता है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन ऑल ऑफ दिस, यानी इसमें से सभी। पॉपुलेशन डाइवर्सिटी सही है, जेनेटिक डाइवर्सिटी सही है, फोरेंसिक साइंस ये भी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज 4, है ना। तो द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग is applicable in all of these: population density, genetic diversity and forensic diversity। यानी क्वेश्चन जो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, है ना। और यदि बात किया जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, यदि बात किया जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होता है, वाइल नॉट डायरेक्टली मेजरिंग पॉपुलेशन डेंसिटी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन बी यूज्ड टू स्टडी पॉपुलेशन डायनामिक्स बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन एंड एनालाइजिंग यानी देयर जेनेटिक रिलेशनशिप। यानी यद्यपि जनसंख्या घनत्व को प्रत्यक्ष रूप से नहीं मापा जा सकता, परंतु डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग जनसंख्या के भीतर क्या होता है, व्यक्तियों की पहचान करके तथा जिनके आनुवंशिक संबंधों का विश्लेषण करके जनसंख्या गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए किया जाता है पॉपुलेशन डाइवर्सिटी का यूज़, है ना। उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, तो देखते हैं। बाय एनालाइजिंग डीएनए वेरिएशंस विद अ पॉपुलेशन, साइंटिस्ट कैन स्टडी जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड ट्रैक चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज ओवर टाइम। यानी किसी जनसंख्या के भीतर क्या बोल रहा है, किसी जनसंख्या के भीतर डीएनए विविधताओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक आनुवंशिक विविधता का अध्ययन कर सकते हैं और समय के साथ जीन आवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं। अब देखते हैं फोरेंसिक साइंस क्या है। फोरेंसिक साइंस है हमारा, ये जो है आपराधिक जांच के लिए यूज़ किया जाता है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रूप में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वाइडली यूज्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यानी आपराधिक जांच हेतु, टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स फ्रॉम क्राइम सीन सैंपल्स, यानी सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट किया जाए, लाइक ब्लड हेयर, बाय कंपेयरिंग देयर डीएनए प्रोफाइल्स टू सस्पेक्ट्स, यानी संदिग्ध को उसकी पहचान की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ, यानी मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों का अधिकतम संख्या जो है किसका है ना, किस जानवर का है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज काऊ यानी गाय, बी ऑप्शन इज पिग यानी सुअर, सी फिश यानी मछली, डी माइस यानी चूहे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, माइस, यानी ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो माइस हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स विद इन ओवर 95% ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स बीइंग माइस, है ना। दिस इज बिकॉज माइस आर कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक रिसर्च, यानी मौजूदा ट्रांसजेनिक जानवरों में चूहों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सभी ट्रांसजेनिक जानवरों में से 95% से ज़्यादा चूहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चूहों का इस्तेमाल आमतौर पर जेनेटिक रिसर्च में लिया जाता है। ट्रांसजेनिक जानवर जो होते हैं क्या होते हैं, ट्रांसजेनिक जानवर जो होते हैं ये क्या होते हैं, यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स
ऐसा जानवर होते हैं जिनके लिए डीएनए में अतिरिक्त जीन व्यक्त करने के लिए परिवर्तन किया जाता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर डी यानी 22 यानी चूहे, क्या चूहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू, है ना। तो आरएनए हस्तक्षेप की प्रक्रिया का उपयोग खाली स्थान के प्रति प्रतिरोधी पौधों के विकास में किया गया है। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन जो है वायरसेस, बी ऑप्शन है इंसेक्ट्स, सी ऑप्शन है नेमाटोड्स, डी ऑप्शन है फंजाई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो द प्रोसेस ऑफ द प्रोसेस ऑफ आरएनए interference has been used in the development of plants resistant to nematodes, है ना, नेमाटोड्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेमाटोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ The first clinical gene therapy was done for treatment of AIDS, cancer, cystic fibrosis, एसिड। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एसिड। तो यहाँ पर जो है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो होता है वो परफॉर्म्ड बाय इन 1990 में टू ट्रीट सेवियर कंबाइंड, क्या है सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी यानी SCID, है ना, सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी इन 4-year-old गर्ल। यानी पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में 4 साल की बच्ची में गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा कमी SCID के इलाज के लिए की गई थी। तो फर्स्ट यहाँ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SCID, है ना, करेक्ट ऑप्शन SCID। तो S मीन्स सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी यानी कमी जो होता है ना, यानी संयुक्त प्रतिरक्षा कमी जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा SCID। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ SCID यानी सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फ्लेवर सेवर इज अ पेस्टिसाइड, बी ट्रांसजेनिक टोमेटो, सी अ चिकन ब्रीड, डी इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन यानी स्वाद रक्षक है, एक कीटनाशक, एक ट्रांसजेनिक टमाटर, एक मुर्गी की नस्ल, कीटनाशक, प्रोटीन। तो ये जो है फ्लेवर सेवर रेफर्स टू ट्रांसजेनिक टोमेटो, है ना। ये फ्लेवर सेवर जो है ये रेफर करता है, क्या करता है, रेफर
ट्रांसजेनिक ये फ्लेवर सेवर रेफर्स टू ट्रांसजेनिक टोमेटो दैट वाज जेनेटिकली modified to have longer shelf life by delaying the कीपेनिंग प्रोसेस। यानी फ्लेवर सेवर का तात्पर्य एक ट्रांसजेनिक टमाटर से है जिसे पकने की प्रक्रिया में देरी करके, है ना, लंबे समय तक रखने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया था, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्लेवर सेवर इज यानी स्वाद रक्षक जो है ऑप्शन बी यानी ट्रांसजेनिक टमाटर आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्रांसजेनिक टोमेटो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसजेनिक टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज यानी द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ वाज फर्स्ट डोली, सेकेंड रोजी, थर्ड ब्राह्मी, डी नन ऑफ दिस। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है पहली ट्रांसजेनिक गाय थी डोली, रोजी, ब्राह्मी, इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की बात किया जाए तो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी, है ना। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी। कौन था? रोजी, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, रोजी, है ना। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए, है ना। तो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ इज रोजी विच वाज इन्वेंटेड इन 1997 यानी 1997 में इन्वेंटेड किया गया था, है ना, इन्वेंटेड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहली ट्रांसजेनिक गाय जो थी क्या है? रोजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज। The technique for separating desired DNA fragment is first option is PCR, annealing, C gel electrophoresis, none of these। यानी वांछित डीएनए खंड को अलग करने की जो तकनीक है उसको क्या कहा जाता है? पीसीआर, एनीलिंग, जेल वैद्युत कंसंचलन, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डिजायर्ड डीएनए, है ना, द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा। द टेक्निक फॉर सेपरेटिंग डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, है ना। तो यह तकनीक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके डीएनए को टुकड़ों को उनके आकार के आधार पर अलग करती है, जिसमें छोटे टुकड़े बड़े टुकड़ों की तुलना में जेल मैट्रिक्स के माध्यम से अधिक दूरी तक जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, ऑप्शन सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय।
फर्स्ट ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, बी बॉइलिंग, सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी मैग्नेटिक सेपरेशन, है ना। डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय, यानी डीएनए टुकड़ों को अलग किया जाता है सेंट्रीफ्यूगन के द्वारा, उबालने के द्वारा, जैल वैद्युत कण संचलन के द्वारा, या चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस यानी डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ लेबोरेटरी टेक्निक, जिसको क्या कहा जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय अ लेबोरेटरी टेक्निक दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल वैद्युत कण संचलन करेक्ट हो जाएगा। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स। क्वेश्चन पूछ रहा है द सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स, यानी प्रतिकृतिकरण प्रारंभ होने का जो क्रम है क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यानी प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति। ऑप्शन बी है क्लोनिंग साइट, यानी क्लोनिंग का साइट। सी सेलेक्टेबल मार्कर, यानी चयन योग्य मार्कर। और डी जो ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, है ना। तो यहाँ पर द ओरिजिन of replication is the sequence in DNA where replication starts. It is also as the replication origin. इसको replication origin भी कहा जाता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, है ना, यानी प्रतिकृतिकरण की उत्पत्ति है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, है ना। द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन इज द सीक्वेंस इन डीएनए वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड इट इज ऑल्सो एज द रिप्लिकेशन ओरिजिन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ़ NIF यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो होता है, इफ़ NIF जीन हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन EWLI, व्हाट चेंजेस कैन बी एक्सपेक्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है, हाँ, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि NIF जीन को EWI में शामिल किया गया है तो क्या परिवर्तन अपेक्षित हो सकते हैं। इट विल ग्रो फास्टर, या यह तेज़ी से बढ़ेगा। इट विल प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, यह वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करेगा। सी इट विल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होगा। या डी ऑप्शन, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, इट विल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, NIF, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन, है ना। NIF मीन्स नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन
यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण में शामिल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इट विल इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है क्राइजीन हेल्प्स कॉटन प्लांट्स अगेंस्ट। क्राइजीन हेल्प्स कॉटन प्लांट्स अगेंस्ट, यानी क्राइजीन कपास के पौधों को निम्न से बचाता है। फर्स्ट सिल्क वर्म यानी रेशम कीट, ग्लो वर्म यानी चमकीली कृमि, बोल वर्म यानी बोल कृमि, डी फ्लैट वर्म यानी चपटे कृमि, है ना। तो द क्राइजीन हेल्प्स कॉटन प्लांट्स फाइट अगेंस्ट बॉल वर्म्स, है ना। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बॉल वर्म, बॉल वर्म यानी बॉल कृमि। तो क्या हो जाएगा, द क्राइजीन हेल्प्स कॉटन प्लांट्स फाइट अगेंस्ट बॉल वर्म्स एंड टोबैको बड वर्म्स, है ना। तो क्राइजीन कपास के पौधों को किससे बचाता है, बॉल वर्म यानी बॉल कृमि से बचाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, सी यानी बॉल वर्म, बॉल वर्म यानी बॉल कृमि हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर्स टू। द टर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेफर्स टू, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है पुनः संयोजक डीएनए शब्द का तात्पर्य है। डीएनए ऑफ द होस्ट सेल, फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन डीएनए विथ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स, यानी एक से अधिक पहचान स्थलों वाला डीएनए, ऑप्शन सी डीएनए विथ सेलेक्टेबल मार्कर, ऑप्शन सी चयन योग्य मार्कर वाला डीएनए, ऑप्शन डी डीएनए विथ अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, यानी विदेशी डीएनए के एक टुकड़े वाला डीएनए। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, डीएनए विथ अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए, है ना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, डीएनए विथ अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए इज डीएनए दैट कंटेन्स अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड डीएनए, है ना। इसको हाइब्रिड डीएनए भी कहा जाता है ना। हाइब्रिड डीएनए भी इसे कहा जाता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, डीएनए विथ अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर, द टर्म केमिकल नाइफ रेफर्स टू, यानी द टर्म केमिकल नाइफ यानी रासायनिक चाकू जो है उस शब्द का क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीमरेज, सेकेंड ऑप्शन इज सेलुलोज, ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लियस, ऑप्शन डी इंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, द टर्म, ये जो टर्म केमिकल नाइफ है ना, केमिकल नाइफ है, इसको
इंडोन्यूक्लियस, है ना, ऑप्शन डी यानी इंडोन्यूक्लियस। द टर्म केमिकल नाइफ रेफर्स टू इंडोन्यूक्लियसेस, पार्टिकुलरली रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियसेस, है ना। दिस इंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर सीजर, है ना। इसको किसके रूप में जाना जाता है? मोलिकुलर सीजर के रूप में जाना जाता है या जैविक कैंची के रूप में जाना जाता है ना। जैविक कैंची के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? द टर्म केमिकल नाइफ इज रेफर्स टू इंडोन्यूक्लियसेस, है ना, और इसको मोलिकुलर सीजर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जीन गन इज यूज टू, यानी जीन गन का उपयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? जीन गन इज यूज टू बाइंड द कट डीएनए, यानी कटे हुए डीएनए को बांधना। ऑप्शन बी कट द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड को काटना। ऑप्शन सी इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, यानी विदेशी डीएनए को पेश करना। डी प्यूरिटी डीएनए इनटू होस्ट सेल, यानी मेजबान कोशिका में डीएनए को शुद्ध करना। तो देखते हैं क्या होता है। अ जीन गन ऑल्सो कॉल्ड बायोलिस्टिक पार्टिकल, तो इसे कहा जाता है बायोलिस्टिक पार्टिकल्स डिलीवरी सिस्टम, है ना, जिसको यूज़ किया जाता है। इज यूज टू डायरेक्टली इंट्रोड्यूस डीएनए इनटू सेल्स बाय फिजिकली शूटिंग टाइनी पार्टिकल्स कोटेड विथ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू द सेल मेम्ब्रेन, है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए, है ना, इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। तो इसको क्या कहा जाता है? जीन गन इज ऑल्सो नोन एज बायोलिस्टिक पार्टिकल, बायोलिस्टिक भी कहा जाता है। तो जीन गन इज यूज टू, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? विच इज़ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, है ना, विच इज़ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ? फर्स्ट डोली, ईव, रोजी, गोल्डी, यानी पहली ट्रांसजेनिक गाय कौन सी है? डोली है, ईव है, रोजी है, गोल्डी है ना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि कौन सी है ना। तो इन 1997 the first transgenic cow Rosie produced human alpha lactalbumin enriched milk at 2.4 ग्राम पर लीटर, यानी जो होता है जैविक उत्पाद, यानी रोजी 1997 में पहली ट्रांसजेनिक गाय थी जिसने मानव प्रोटीन से भरपूर
दूध दिया, उसने प्रति लीटर दूध में लगभग 2.4 ग्राम प्रोटीन दिया था, है ना। तो यहाँ पर जो पहला ट्रांसजेनिक गाय जो है कौन सी थी? ऑप्शन सी रोजी, है ना। रोजी जो थी ट्रांसजेनिक काऊ, है ना। चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है विच इज़ नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, है ना। विच इज़ नॉट द वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल, यानी पूछ रहा है मेज़बान कोशिकाओं में विदेशी डीएनए को पेश करने का कौन सा तरीका नहीं है। पहला थर्मल शॉक, बी माइक्रो इंजेक्शन, सी जीन गन, डी आरएनए। तो यहाँ पर जो है थर्मल शॉक, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, ये जो तीनों हैं, है ना, ये तीनों मेथड्स यूज्ड इन इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इन द होस्ट, है ना। उसके होस्ट में यूज़ एक मेथड होता है जिसको यूज्ड किया जाता है। बट आरएनए इज़ नॉट, बट आरएनए इज़ not a method to introduce alien DNA into host cell, है ना। और इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, या एक विभिन्न प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है। नॉट अ टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग डीएनए इटसेल्फ, है ना। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच इज़ नॉट द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। विच इज़ नॉट द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपकरण कौन सा नहीं है, है ना। इनमें से कौन सा प्रौद्योगिकी का उपकरण नहीं है, किसका? पुनः संयोजक डीएनए का। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, यानी प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस, बी राइबोसोम, सी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डी जो है वेक्टर्स। तो यहाँ पर जो है ये हमारा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है इसका यूज़ किया जाता है इस टेक्निक में, है ना। यानी टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है और वेक्टर्स का भी यूज़ किया जाता है। बट राइबोसोम जो होता है इज़ नॉट अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस करता है ना। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी राइबोसोम, है ना। ये राइबोसोम जो है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपकरण नहीं है ना। ठीक है, तो राइबोसोम इज़ नॉट द टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना। इसका टेक्नोलॉजी का उपयोग ये तीनों होता है। फर्स्ट ऑप्शन,
थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन यूज्ड इन दिस मेथड बट राइबोसोम इज नॉट अ टूल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो करेक्ट ऑप्शन 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है, What of the following tool will enable any investor to trace the incorporation of treated thymidine during DNA replication? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी भी निवेशक को डीएनए प्रतिकृति के दौरान ट्रीटेड थाइमिडीन के समावेश का पता लगाने में सक्षम करेगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा साउदर्न ब्लॉट टेक्निक। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साउदर्न ब्लॉट टेक्निक टूल विल enable any investor to trace the incorporation of treated thymidine during DNA replication। तो करेक्ट ऑप्शन 20 का ऑप्शन ए साउदर्न ब्लॉट टेक्निक। साउदर्न ब्लॉट टेक्निक इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड विथ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित है ना। तो इसमें से जो है फर्मेंटेशन, इवोल्यूशन, जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस जो है ये जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा Which of the following process is related with the application of biotechnology? पहला है फर्मेंटेशन, दूसरा इवोल्यूशन, जर्मिनेशन, डी फोटोसिंथेसिस। यानी निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मिनेशन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मिनेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन को ज़रूर से ज़रूर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और इसी तरह से बने रहिए आपके यूट्यूब चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ज़बरदस्त सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद।